नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे और मंच पर योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनकी पूरी कैबिनेट और दूसरे मंत्री और सांसद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे वो भी मौजूद थे। अवसर था आरआरटीएस यानी रैपिड ट्रेन का उद्घाटन, उसको हरी झंडी दिखाने का। इस ट्रेन का शिलान्यास यानी सूत्रपात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुआ था। अब ये तैयार है और दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के मेरठ और मेरठ के आगे मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का ये रूट और मेरठ की मेट्रो दोनों एक साथ खुल गए हैं पब्लिक के लिए। मेरठ चूंकि मेरा भी शहर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसको मैं कोरिलेट भी करता हूं। यानी जो जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से पहले के हालात बताए मेरठ के, उनका भुक्तभोगी मैं भी हूं। और चूंकि मेरा पत्रकारिता जीवन मेरठ से ही शुरू हुआ, मेरठ जनपद में, मेरठ जिले में ही एक किसान परिवार में जन्म लिया, वहीं शिक्षा दीक्षा है, वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। और वो भीषण दौर भी देखा है जब दंगे हुआ करते थे और भयानक दंगे होते थे। हमने तो मेरठ के 1987 के दंगे के दौरान हरे पेड़ भी जलते हुए देखे हैं। और बशीर बद्र वहीं रहते थे शास्त्री नगर में, वो दौर देखा है। बाद में वो भोपाल शिफ्ट हो गए थे। वो जो दंगों का शहर के रूप में मेरठ जाना जाता था, आज मेरठ का कायाकल्प हो रहा है। और अकेले मेरठ का नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का ही हो रहा है। तो आज प्रधानमंत्री ने जो जो कहा है उस पर जरा कमेंट भी करेंगे, बात भी करेंगे। और बहुत सारे मुद्दों पर वो बोले हैं। सबकी निगाहें एक्चुअल में प्रधानमंत्री पर टिकी हुई थी, क्योंकि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, एम नरवणे की पुस्तक को लेकर के जो बवाल खड़ा किया गया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, लोकसभा में प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने दिया गया, कांग्रेस की महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उस चेयर का घेराव करके खड़ी हो गई, एक बड़ा सा पोस्टर बैनर लेकर के। और इसके अलावा जो नंगा नाच हुआ है, जो वैश्विक एआई समिट दिल्ली के भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर सेंटर पर आयोजित की गई, जिसमें दुनिया के 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, वहां जाकर के नंगा नाच करना, अपने कपड़े उतार करके प्रदर्शन करना, तो सबकी निगाहें इस पर लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या बोलते हैं। वैसे तो इस नंग नाच की आलोचना समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी की है, मायावती ने भी की है, आरजेडी के मनोज झा ने भी की है, कई दूसरे नेताओं ने भी इसकी बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि किन अवसरों पर प्रदर्शन किया जा सकता है और किन अवसरों पर इस तरह के नंग नाच नहीं किए जा सकते हैं। पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उस पर सबकी निगाहें थी। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा उनके भाषण के उस अंश से जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की उनकी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या दशा और दुर्दशा थी, और वहां से कैसे निकाल करके उत्तर प्रदेश को आज इस सुखद
स्थिति में लेकर के आए हैं कि सराय काले खां से लेकर के मेरठ तक और मोदीपुरम तक आरआरटीएस दौड़ रही है। 21 हवाई अड्डे बन गए हैं। जेवर में, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक होने जा रहा है। वो बनकर के तैयार है। दुनिया भर का पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है। वो जो गुंडे, मवाली, माफिया, तमाम तरह के लोग जो वसूली करते थे, वो या तो मार दिए गए हैं या फिर भाग गए हैं। तो जरा वो अंश सुनते हैं जब वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे और यूपी में क्या बदला है, मेरठ और आसपास यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बदला है, उसका उल्लेख कर रहे थे। देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। अभी एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ 2 दिन पहले। समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता किसी चैनल के आउटपुट एडिटर को, इनपुट एडिटर को ये डिक्टेट कर रहा था कि किन बिंदुओं पर उनको चर्चा का कंटेंट बनाना चाहिए, किस तरह के गेस्ट बुलाने चाहिए। और उसमें वो कह रहा था कि योगी और अमित शाह के बीच तथाकथित मतभेदों को और उभारो। कई दूसरे सुझाव वो दे रहा था, वो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी। यानी
मीडिया को कहां से और किस तरीके से डिक्टेट किया जा रहा है, कौन से मुद्दे दिए जा रहे हैं कि मतभेदों के बारे में जरा आगे बढ़ाओ ताकि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो सके। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के बीच में तनाव है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। अरे! अब तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसे आदमी को बना दिया है, जिसकी योगी आदित्यनाथ से बनती ही नहीं है। ये सब खबरें जो चलवाई जाती हैं, इनके पीछे एक डिजाइन है और जो लोग 2027 में योगी को चलता करना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं और फिर 2029 में मोदी को भी चलता करना चाहते हैं या सपने देख रहे हैं, ये सब प्रपंच, ये सब डिजाइन किया हुआ उन लोगों का है। और बहुत सारे यूट्यूबर भी आजकल इसी तरह की चीजों को हवा देते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की जनता से एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? सुन लेते हैं। लोगों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पार्लियामेंट के सेशन की तरह। पार्लियामेंट में आप प्रदर्शन करें और वो भी सीमित तरीके से करें ताकि देश का नुकसान ना हो, देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ये अपेक्षा एक बैलेंस सोच वाला हर व्यक्ति करता है, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन ही क्यों ना मान बैठे हों कि इनकी वजह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद नहीं मिल पा रहा है। देश की जनता तय करती है कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा और कौन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये सब देश की जनता तय करती है। लेकिन इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक राहुल गांधी को ये कुर्सी नसीब नहीं होगी। और देखिए उन्होंने क्या कहा है।
वहीं से शुरू करते हैं कि देश तो पहले से ही जानता है कि आप नंगे हैं, और इसके अलावा उन्होंने मीडिया को नसीहत दी। मीडिया को जो नसीहत दी है उस पर जरा बाद में आते हैं। जरा ये क्लिप सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? एक मित्र का जरा मैसेज देखिए क्या लिख रहे हैं। गुस्से में दिखने का क्या फायदा जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे। मोदी इनसे इतने क्यों डरते हैं? तो जरा ये भी बताइए कि सबक कैसे सिखाया जाए। केवल इतना भर लिख देने से काम चलेगा नहीं। आप बताइए कि क्या सबक सिखाया जाए, और सबक सिखाने का जिम्मा जनता का है। अगर आप कहते हैं कि उनको पार्लियामेंट से उठा करके बाहर फेंक दिया जाए, तो क्या जिन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को घेर लिया था लोकसभा में, उन महिला सांसदों के साथ भी ऐसा किया जाए? मार्शल लगाए जाए, उनको उठा करके बाहर फेंक दिया जाए, और उसके बाद ये जो इकोसिस्टम है और ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीदड़ वाली हु शुरू होगी, उसका क्या? क्योंकि यहाँ का मीडिया इसी टोह में रहता है, इसी इंतजार में रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मौका दें तो फिर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको बदनाम करें, उनको लोकतंत्र विरोधी साबित करें। और मीडिया पर उन्होंने एक बयान दिया है, वो मैं सुनवा देता हूं आपको। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है।
कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सिरफिरे और बेलगाम, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कांग्रेस के इस नेता की तरफ से हो रही हैं, उसको देख करके देश के लोग हैरान और परेशान हैं। एक होती है ना कि छिछोर गर्दी। आपको वो सीन याद है जब दो मंत्री, कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट को ना चलने देने को लेकर के इन्हीं नेता के खिलाफ मीडिया से बात कर रहे थे खड़े हुए, और ये पेंट की जेब में हाथ दे करके टहलते हुए उनके पास पहुंच गए। कभी इस तरह की हरकत देखी है? और ये नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष होते हुए एक आदमी इतने छिछोरेपन पर उतर आए कि अगर दो कैबिनेट मंत्री मीडिया से बात कर रहे हैं खड़े हुए और उन्हीं के पास पहुंच जाए और कहे कि चलो आप जो आरोप लगा रहे हो मैं भी आपके साथ खड़े होकर के जवाब देता हूं। वो मंत्री हैं, उन्होंने कोई शपथ ली हुई है और वो एक जिम्मेदार सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह की हरकतें पार्लियामेंट के भीतर, सदन के भीतर इनकी तरफ से होती है या करवाई जा रही है, एक प्रतिबंधित पुस्तक के अंश किसी मैगजीन में छपे हैं, कह रहे हैं कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं। आप कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? जो पुस्तक छपी नहीं, जिसके अंशों के बारे में किसी को पता नहीं, उसको कोई ऐसी मैगजीन छाप दे जो घोषित रूप से एक्चुअल में मोदी विरोधी, आरएसएस विरोधी है, उनकी सरकार के विरोधी है और लगातार एजेंडे पे काम करती है। और ये अंश भी कैसे छपवाए गए हैं, क्यों छपवाए गए पार्लियामेंट सेशन से पहले, ये अपने आप में जांच का विषय है। और उस पर अड़ करके आप पार्लियामेंट को ना चलने दें 5 दिन 6 दिन तक, एक तमाशा बना करके रख दें। स्पीकर अपनी व्यवस्था दे चुके कि आप ये नहीं बोल सकते, फिर भी आप उसी पर अड़े हुए हैं। यानी आप चेयर का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, स्पीकर को भी आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और ये वही व्यक्ति हैं जब मकर द्वार पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, तब के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की बॉडी शेम कर रहे थे, नकल कर रहे थे, भौंडी नकल कर रहे थे, और ये नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उनका वीडियो बना रहे थे, उस हरकत का वीडियो बना रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज शब्दों का प्रयोग किया है बेलगाम, और इस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं उसको लेकर के कठोर टिप्पणी, इससे ज्यादा कठोर टिप्पणी किसी के लिए हो नहीं सकती है। और मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक साक्षात्कार देख रहा था, शायद इंडिया टीवी पर आ रहा था।
उनका कहना है कि अब तक तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक समस्या थे, अब ये देश के लिए एक समस्या बन गए हैं। वरना जो कभी नहीं हुआ, इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई कि आप जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं देश के, उस चेयर का घेराव करने के लिए और वहां प्रधानमंत्री आकर के बैठ ही ना पाए, भाषण ही ना देने पाए, इसके लिए आप एक साजिश रचें, अपनी पार्टी की महिला सांसदों को वहां भेजें और खड़ा कर दें उनको, और उनमें भी 3-4 दलित महिलाओं को शामिल कर लें, ताकि एक इशू बना करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि को तहस-नहस करने की कोशिश की जाए। वो तो संध्या राय उस समय आसन पर थी और इन चीजों को भांपते हुए उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। वरना वहां ये निशिकांत दुबे और कुछ दूसरे सांसदों के साथ उलझना भी चाह रही थी, और कहीं अगर कुछ अनहोनी हो गई होती तो ये हमेशा के लिए संसद के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका होता। तो जो जनता के द्वारा लगातार ठुकराए जाने से इस कदर हिल गया हो आदमी कि उसका दिमाग संतुलित तरीके से काम ही ना कर पा रहा हो, और वो सब कुछ का सबका अपमान करने पर आमादा हो, और ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो कि जैसे देश में लोकतंत्र भी खतरे में है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष रह करके काम नहीं कर रहा है, न्यायपालिका भी दबाव में काम कर रही है, मीडिया को तो वो गाली देते ही रहते हैं, मीडिया को तो नसीहतें देते रहते हैं। तो ये आज भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री का गुस्सा बड़ा जायज है। 100 देशों से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, 22 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में एआई समिट में, 13 बड़े देशों के पवेलियन, टेक कंपनियों के सीईओ, दुनिया की जानी मानी टेक कंपनियों के सीईओ, वो सब यहां, और 2.5 से 3 लाख युवा और नागरिक भारत मंडपम में इन 5 दिनों में पहुंचे। उनकी दिलचस्पी देखने लायक थी। लोग वहां कुछ सीखने, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, और आपने वहां नंगा नाच करवा दिया। पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से कांग्रेस नंगी हो गई। अभी तक तो देश के सामने नंगी हुई थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री इतने नाराज थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।